के करीब एक गांव में रहने वाली प्रमिला अक्सर अपने गांव से इलाहाबाद किसी न किसी काम से आया करती थी। गांव के ही स्कूल में पढ़ने वाली प्रमिला कभी अपने बाबूजी के साथ, तो कभी अपने चाचा जी, तो कभी अपने गांव वालों के साथ ऑटो और टेम्पो में इलाहाबाद से अपने गांव आना जाना करती रहती थी। वक्त बीतता गया। प्रमिला स्कूल से पास होकर कॉलेज में पहुंच गई। घर वालों ने उसे साइकिल खरीद के दे दी। अब प्रमिला रोज अपनी साइकिल से इलाहाबाद के कॉलेज में पढ़ने आने लगी। 3-4 किलोमीटर के इस रास्ते में खेत खलिहान, पीपल, बरगद के पेड़, अमराई और कुछ सुनसान इलाका भी पड़ता है। यही कोई 4 माह से प्रमिला का अपने गांव से कॉलेज आना जाना रोज ही होता था। लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज से लौटते समय उसे रास्ते में कुछ चमकती हुई सी चीज दिखाई दी। उसकी साइकिल की रफ्तार तेज थी, फिर भी उसकी नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ गई। उसने कुछ आगे जाकर साइकिल में ब्रेक लगाया और उस चमकती हुई चीज को वापस आकर ध्यान से देखा तो पता चला एक चमकता हुआ बड़ा सा चांदी का लॉकेट रास्ते में पड़ा था। उस लॉकेट में घूरती हुई सी आंखों वाला एक चेहरा बना था और दूसरी तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की उंगलियों के निशान कुछ यूं बने हैं जैसे कोई लॉकेट में कुछ बनाते बनाते रुक सा गया हो। प्रमिला को एक ये बात अजीब सी लगी कि उसके पहले भी काफी लोग इस रास्ते से निकले थे, बल्कि कुछ लोग तो पैदल भी जा रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर इस लॉकेट पर क्यों नहीं पड़ी। फिर भी उसने ये मान के कि ये लॉकेट उसी की किस्मत में है, उसे अपने पास रख लिया और घर लेकर चली गई। प्रमिला ने वो लॉकेट अपनी अलमारी में रख दिया और इसके बाद बाबूजी को खाना देने के लिए खेत पर चली गई। उसने सोचा रात को घर में सबको वो लॉकेट दिखा देगी, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो लॉकेट वहां पर नहीं था। उसने अपनी मां से पूछा, अम्मा, क्या आपने यहां कोई लॉकेट देखा है? मां ने कहा, मैंने अलमारी तो देखी थी लेकिन कोई लॉकेट तो देखा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कपड़े उठाने के चक्कर में यहां वहां सरक गया हो। क्यों, क्या था उस लॉकेट में? प्रमिला ने अपनी मां से कहा, नहीं अम्मा, कुछ नहीं। इसके बाद प्रमिला कुछ देर तक वो लॉकेट ढूंढती रही। उसे लॉकेट नहीं मिला। थक हार के वो चुपचाप सो गई। रात को एक डरावनी आवाज करता हुआ अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये आवाज सुनकर प्रमिला की नींद खुल गई। उसने बाजू में अम्मा को देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। अलमारी के दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी, उसे लगा कि बाकी सब लोगों की भी नींद खुल गई होगी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात थी, किसी को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। प्रमिला उठी और अलमारी का दरवाजा लगाने लगी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी सी ताकत उसे जोर से धक्का देकर पीछे धकेल रही हो। वो कुछ डर सी गई और वापस बिस्तर में आकर लेट गई। उसकी नींद नहीं लग रही थी और लगातार वो अलमारी के दरवाजे को अपने आप हवा में हिलता डुलता देखते जा रही थी। इस हादसे के बाद दूसरे दिन से प्रमिला और उसके परिवार वालों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगीं। जैसे कि प्रमिला कुएं में पानी भरने गई, मगर जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे लगा जैसे खुले बालों में डरावने से चेहरे वाली कोई औरत कुएं के अंदर बैठी हो और इशारे से उसे बुला रही हो। ये देखते ही उसकी चीख निकल गई और बाल्टी हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। जिस अलमारी में प्रमिला ने लॉकेट रखा था, उसमें प्रमिला की मां ने कुछ रुपए रख के ताला लगा दिया। इसके बाद सीढ़ी से उतरते समय प्रमिला की मां को लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया हो और वो सीढ़ी से गिर गई, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
एक रात प्रमिला के बाबूजी खेत में सिंचाई के लिए कुछ ज्यादा देर तक रुक गए, लेकिन अपने ही खेत में पंछियों को भगाने के लिए जिस पुतले को वो रोज देखते थे, आज उसे देखते ही बेहोश हो गए। प्रमिला के चाचा और गांव वाले उनको बेहोशी की हालत में घर लाए। जब होश आया तो बोले, हमारे खेत में कोई भूत या चुड़ैल है। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि उस पुतले की जगह एक खुले बालों वाली डरावनी सी औरत मुझे अपने पास बुला रही है। यह सुनकर प्रमिला बोली, बाबूजी, मैंने ये सोचकर आप लोगों को नहीं बताया कि आप लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे भी या नहीं, लेकिन उस दिन कुएं के अंदर मैंने भी एक ऐसी ही औरत देखी थी। ये सब सुनकर घर में सबसे बुजुर्ग 85 साल के प्रमिला के दादाजी बोले, हो ना हो हम सब पर कोई डायन का साया आ गया है। इस घर में कोई डायन है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डायन आई कहां से? ये सब सुनने के बाद प्रमिला रास्ते में लॉकेट मिलने से लेकर उसके गायब होने और रात में अलमारी का दरवाजा जोरदार आवाज से खुलने की सारी बात घर वालों को बताती है। प्रमिला की बात सुनकर उसके दादाजी बोले, बेटा, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। उस डायन ने एक घर ढूंढने के लिए लॉकेट फेंका था और उस लॉकेट के साथ वो डायन भी अब हमारे घर में आ गई है। ये सुनकर डर के मारे प्रमिला रोने लगी। दादाजी बोले, बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तुम अलमारी खाली करो। इतनी रात को तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। कल तांत्रिक को बुलाकर उस डायन का कुछ करेंगे। हां, लेकिन अभी अलमारी को बाहर आंगन में तो रख ही सकते हैं। प्रमिला अलमारी खाली कर देती है, मगर लॉकेट उसे फिर भी नहीं मिलता। अलमारी को घर के बाहर आंगन में रख दिया जाता है। सब लोग सोने चले जाते हैं, मगर नींद किसी को भी नहीं आती। रात को यही कोई 3 बजे अलमारी से बड़बड़ाने के साथ कुछ डरावनी सी आवाजें आती हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगी। इसके बाद अचानक घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। घर के सब लोग दरवाजे के पास बरामदे में आकर खड़े हो जाते हैं। प्रमिला के चाचा कहते हैं, मैं देखता हूं इस डायन को, और जोश में आकर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने वही लंबे बालों और डरावने चेहरे वाली डायन को देखकर सबकी रूह कांप जाती है। बरामदे में चेन से बंधा मोती जोर जोर से भौंकने लगता है। डायन मोती को घूर के देखती है। वो चेन से अपने आप छूट के डायन की तरफ खींचा चला जाता है और अगले ही पल डायन के लंबे लंबे नाखूनों के हमले से उसकी मौत हो जाती है। प्रमिला के बाबूजी डर के मारे तुरंत दरवाजा लगा देते हैं और घर के सब लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं। सुबह दादाजी कहते हैं, अब सबसे पहले हम तांत्रिक को बुलाएंगे। वो प्रमिला के चाचा के गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनाकर उन्हें तांत्रिक को लाने के लिए रवाना कर देते हैं। तांत्रिक आकर लाल धागे से अलमारी को चारों तरफ से बांध देता है। उसके बाद उसमें कील ठोकता जाता है और जैसे ही कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लकड़ी की अलमारी सुलगने लगती है और तेज चीखों के साथ डायन झुलसती जाती है। इस हादसे के बाद प्रमिला कॉलेज तो रोज अपनी साइकिल से आना जाना करती है, मगर उस लॉकेट वाली जगह से गुजरते समय डर के मारे उसकी रफ्तार अपने आप
तेज हो जाती है।